नमस्कार दोस्तों। जिस नेपाल के साथ में भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है, वही नेपाल अब भारत को आंख दिखाने लगा। जैसा पहले बांग्लादेश ने किया था, एग्जैक्टली सेम उसी लाइन पर अब नेपाल चल पड़ा है। नेपाल ने इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी की जो मीटिंग होनी थी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसको कैंसिल कर दिया। ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैसेज है और ये कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया जैसे रेप्यूटेड कंट्री का बांग्लादेश और नेपाल स्पेशली जैसा कंट्री इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी को टाइम देने से मना कर देता है, तो ये काफ़ी बड़ा इंडिकेशन है और गवर्नमेंट को इसमें सीरियस होने लायक बात है। अब यहाँ पे समझने लायक बात होगी, जिस नेपाल को इंडिया से इतनी ज़्यादा मदद मिलती हो। आप लोग देखें 2026-27 के बजट में इंडिया ने नेपाल को 800 करोड़ जितना बजट दिया था, और किसके लिए? नेबरहुड की पार्टनरशिप के लिए। इसका मतलब हम लोग जो है पड़ोसी का धर्म निभा रहे हैं कि नेपाल जो है इतना डेवलप कंट्री नहीं है, अगर उसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो इंडिया उसको एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है। लेकिन नेपाल ये चीज़ें समझने के लिए रेडी ही नहीं है और वो इंडिया को आंख दिखाने लग रहा है, और उसके पीछे का एक ही रीज़न मुझे समझ आ रहा है, वो है चाइना। अब यहाँ पे एक समझने वाला लायक बात ये होगी, बजट का अलोकेशन डिफरेंट है। चलो बजट में 800 करोड़ रुपए तो दे दिए, लेकिन बजट के अलावा भी भारत नेपाल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। देखें 12.8 बिलियन जितने रुपीस की एड इंडिया ने नेपाल को दी थी, किस टाइम पे? अभी थोड़े टाइम पहले। और ये वहाँ का न्यूज़पेपर है, नेशनल न्यूज़पेपर काठमांडू पोस्ट में भी छपा था। तो यहाँ पे समझने लायक बात ये है कि इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने के बाद में भी नेपाल इंडिया के अगेंस्ट क्यों है? कौन सी ऐसी पावर है जो इंडिया के अगेंस्ट उसको भड़का रही है? और यहाँ पर नेपाल में अब इंडिया के कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चलते हैं। जैसे देखें 11 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जो, और जिनकी वैल्यूएशन था 1.16 बिलियन रुपीस के इक्वलेंट, और वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया चलाता है, नेपाल को इंडिया डेवलप करना चाहता है। अब यहाँ पे समझने लायक बात यह है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में, हिस्टोरिकली और कल्चरली हमारे रिलेशन होने के बाद में, नेपाल के लोग इंडिया आते हैं, इंडिया के लोग नेपाल जाते हैं, ओपन बॉर्डर है। इन सब का ऐसा होने के बाद में एक नेपाल का प्राइम मिनिस्टर आता है जो कि ज़्यादा रील बनाता था, और यही रील बनाने वाला जो प्राइम मिनिस्टर है बालेन शाह, ये जैसे ही आया तो यहाँ पे इसने ऐसी नॉर्म्स और ऐसी कंडीशंस लानी क्यों शुरू कर दी? इसके पीछे के रीजंस क्या है, उनको हम लोग ज़रूर समझेंगे। उससे पहले ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। बेसिकली इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी जो थे विक्रम मिश्री, इनकी काठमांडू विजिट थी, और वहाँ पर नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे बालेन शाह, उनसे इनकी मीटिंग होनी थी, जिसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये किस लिए थी कि यहाँ पर इंडिया, चाइना और नेपाल, यहाँ इन तीनों के बीच में जो मानसरोवर है, नेपाल के रूट से जो मानसरोवर यात्रा जाती है, उसको लेके ही मीटिंग होनी थी। लेकिन इसका एक्सक्यूज़ देके उन्होंने इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि हमारे इंडिया के पहले एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं गौबा, उन्होंने ऐसा बोला था कि सॉफ्ट स्टेट, इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट हुआ करता था, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी हार्ड नहीं थी, जिसके रीजन से ये मायूस में ग्रो हुआ। लेकिन ये सब इंसिडेंट्स देखते हैं ना, तो आज भी ऐसा लगता है इंडिया अपने नेबर्स, जैसे नेपाल की मैं बात करूं, तो उनके लिए आज भी इंडिया लिबरल है। अगर लिबरल ना हो तो नेपाल जैसे कंट्री का कोई भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग को कैंसिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे समझने लायक बात है कि इंडिया का जो एक सॉफ्ट स्टेट सिंड्रोम है, आज भी गया नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट सॉफ्ट पॉलिसी ही रख रही है नेबर्स के लिए, चाहे नेबर कितना ही रिजिड हो जाए। आपने थोड़े टाइम पहले ये जरूर देखा होगा, ये जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे, बने थे यूनूस, इन्होंने एक तरीके से इंडिया के अगेंस्ट इतने ज़्यादा स्टेटमेंट दिए, फिर भी इंडिया ने इनके अगेंस्ट इतना कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया। और ये जो रैपर थे, बेसिकली ये बालेन शाह, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये वहाँ पे रैपर थे, और रैपिंग के रीजन से वहाँ की यूथ में ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई उनको, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और इन्होंने तो अपनी ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगा रखा है। ग्रेटर नेपाल के मैप में उत्तराखंड, यूपी और इनके एरियाज आते हैं, बिहार के कुछ एरिया। अब आप सोच के देखें इस आदमी के दिमाग में क्या है कि अभी जस्ट नेपाल का मैप, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बना है, और इंडिया के साथ में पीढ़ियों का एक तरीके से कल्चरल रिश्ता रहा है इंडिया के साथ, रोटी बेटी का। और ये इसने आते ही ग्रेटर नेपाल, ये मानसरोवर की यात्रा बैन करना, इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। अब यहाँ पे एक समझने लायक बात यह है, इस मीटिंग को पोस्टपोन क्यों करा या फिर रद्द क्यों करा? इसके पीछे इस रेपर ने, ये जो नेपाल का रेपर है, प्राइम मिनिस्टर, मैं रेपर बोल रहा हूँ, उसने एक तरीके से एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे को चाहिए इक्वल सोचर का आदमी, मतलब एक तरीके से इक्वल अगर स्टेटस वाला आदमी होगा तो ही मिलूंगा। इसका मतलब इनके इक्वलेंट जो है, इक्वल जो स्टेटस का आदमी होंगे वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे। इसका मतलब इनके कहने का सीधा सा मतलब है कि मैं या तो मिलूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी से, या फिर किससे?
इनके इक्विवेलेंट पर्सन से। इसका मतलब ये विक्रम मिश्री को अपने इनके इक्विवेलेंट पर्सन नहीं मानते। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखें, जो हमारे रशिया के राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, वो अजीत डोभाल से मिलते हैं, एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर, बल्कि वो तो प्रेसिडेंट है, लेकिन यहाँ पर नेपाल के ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमारे के साथ में इनका इक्वल स्ट्रेचर नहीं है, इक्वल होगा तो ही मैं मिलूंगा। ये एक तरीके से बेसलेस स्टेटमेंट देना नेपाल की साइड से। और इस मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कैंसिल होने का जो रीज़न दिया गया है वो है लिपू लेक पास का। और इंडिया ने तो ये भी बोला कि हम लोग लिपू लेक पास के लिए बातचीत करने तक के लिए रेडी हैं, आप लोगों को बात करनी पड़ेगी। और ये जो लिपू लेक पास है, यहाँ से एक तरीके से जाता है जहाँ से मानसरोवर, और आज से नहीं, ये 1954 से कंटिन्यू है और ये इंडिया का एक्टिव पार्ट है। तो नेपाल का इतने छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए और डिस्प्यूट्स के लिए इतनी बड़ी बातें कर देना, ये अपने आप में काफ़ी शॉकिंग चीज़ है। गवर्नमेंट को इस मैटर पर बिल्कुल लिबरल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेपाल को ये चीज़ पता है कि मान लो हम लोग कुछ भी करेंगे ना, तो हमारे को एड तो मिलती रहेगी, और बजट में जो भी हमारा एलोकेशन है वो तो कहीं जाएगा नहीं, और जो भी कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है वो चलता रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सॉफ्ट है। अब इस तरीके से सॉफ्ट पॉलिसीज गवर्नमेंट को नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए। अब अगर बालेन शाह के इक्विवेलेंट अगर फॉरेन सेक्रेटरी नहीं हो सकता, जो कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर से रशिया के प्रेसिडेंट तक से मिल रहा है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। और उनको गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पे मैसेज कौन देगा, और मैसेज बड़ा स्ट्रांगली देना चाहिए। अगर मैसेज नहीं दिया गया तो बांग्लादेश में भी आपने देखा कि ये जो यूनुस थे, इन्होंने हिंदुओं का एक तरीके से वो तो रिलीजियस मैटर हो गया, लेकिन फिर भी इंडिया के अगेंस्ट बहुत बड़े बड़े सेंटिमेंट्स और स्टेटमेंट्स रखे थे और दिए भी थे। तो यहाँ समझने लायक बात है कि गवर्नमेंट को सॉफ्ट पॉलिसी से ज़्यादा हार्ड पॉलिसी पे भी, और इंडिया के पास मिलिट्री की इतनी पावर है, इंडियन एक तरीके से आर्मी वर्ल्ड की स्ट्रांगेस्ट आर्मी है, तो डरने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा पड़ोसी नेबर वीक होके भी हमारे अगेंस्ट इस तरीके की चीज़ें करे, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो एक्चुअल में चूक कहाँ हो रही है, फॉरेन पॉलिसी में हो रही है या फिर किसी और फ्रंट पे हमारे से चूक हो रही है। लेकिन हमारे को इमीडिएटली समझने की तो ज़रूरत है, इस तरीके से तो काम नहीं चल सकता। नेपाल को स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए। बांग्लादेश को ऑलरेडी हमने मैसेज एक तरीके से सॉफ्ट पॉलिसी में ही दिया था, यहाँ पर भी हार्ड पॉलिसी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है इंडिया को, जिससे ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि हमारे को इक्वल स्टेटस का आदमी चाहिए, ये सब आप वर्कआउट नहीं होने वाले। तो गवर्नमेंट को, और अगर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन बन जाए तो बजटरी जब सपोर्ट जो एक तरीके से नेपाल को मिल रही है उसको भी स्टॉप करने तक के डिसीजन लेने चाहिए, जिससे एटलीस्ट ये अपने टो या घुटने पे तो आए। क्योंकि हमारा पड़ोसी होकर चाइना के फेवर की अगर बात करेगा तो हमारे को एटलीस्ट कुछ तो सोचने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट को इस फ्रंट पर ये देखना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से ये मैसेज दे सकते हैं। ये मोदी जी को यहाँ पर नेपाल और बांग्लादेश दोनों के लिए स्ट्रांग मैसेज देना ही चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।